Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वन शॉट के अंदर हम लोग खत्म करने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को। बढ़िया तरीके से हम यहां पर खत्म करेंगे और साथ ही साथ सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल जो मचाते हैं बवाल। लेकिन अगर आप चैप्टर को यहां पे पढ़ लोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं मचाएंगे बवाल और आप सॉल्व कर पाओगे हर सवाल। चलिए, तो बिना वेस्ट किए चालू करते हैं क्लास को। अगर अभी तक आपने मेरे को मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम फैमिली पे ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड मेरे दोस्तों, यहां पे सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दूसरी चीज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तीसरी बात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। चौथी बात इंट्रोडक्शन टू पीएच एंड पीएच स्केल। और पांचवी बात हम सॉल्ट्स के बारे में सब कुछ जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भैया। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। बहुत आसान सी बातें हैं, आप इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, एक मिसकंसेप्शन होता है कि एसिड्स यानी जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अम्ल, सारे के सारे एसिड्स खट्टे होते हैं। गलत, सारे एसिड्स खट्टे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, कॉफी को अगर आप चाट लेते हैं तो आप कहेंगे सुनील भैया कॉफी तो कड़वी है, उस हिसाब से आप बोलेंगे कॉफी बेसिक है। लेकिन कॉफी कड़वी होने के बावजूद एसिडिक कहलाती है क्योंकि उसके अंदर क्विनिक एसिड और कैफिक एसिड होते हैं जिसकी वजह से वो कड़वी हो जाती है। तो एसिड कड़वे भी हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात से हम चालू करते हैं। तो सही स्टेटमेंट क्या है? जनरली एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स खट्टे हैं, सारे खट्टे नहीं हैं, क्योंकि कुछ कड़वे भी हो सकते हैं और कुछ मीठे भी हो सकते हैं। जैसे अमाइनो एसिड्स कड़वे भी है, मीठे भी है, खट्टे भी है, सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बेसिस के बारे में, बेसिस का मतलब होता है क्षार। बेसिस हमेशा कड़वे होते हैं। बेसिस आर ऑलवेज बिटर इन टेस्ट। तीसरा, बेसिस की एक और खास बात है कि बेसिस को जैसे हम छूते हैं तो हमें कैसा फील होता है? ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ में साबुन हो, क्योंकि ये स्लिपरी टेक्सचर होता है, सोपी टेक्सचर होता है। ठीक है ना? सो बेसिस हैव अ सोपी टेक्सचर। सोपी टेक्सचर का मतलब क्या है? दे आर स्लिपरी टू टच, यानी जैसे हम छूते तो ऐसा लगता है कि स्लिप कर रहा है। अरे साबुन को तो नहीं आपने हाथ में ले लिया है, तो बिल्कुल वैसा फील आता है। उसके बाद कुछ एसिड्स और बेसिस के बारे में अगर हम बात करें, कुछ और चीजें जानें, तो कुछ एसिड्स और बेसिस इतने ज्यादा कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब क्या है कि अगर हमारी चमड़ी के कांटेक्ट में आएंगे तो उसे जला सकते हैं, परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, उसे कोरोसिव कहते हैं। तो कुछ एसिड्स और बेसिस काफी ज्यादा आपके कोरोसिव होते हैं नेचर में। और कोरोसिव होने का मतलब क्या है कि वो बर्निंग सेंसेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ परमानेंट स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगला पॉइंटर हमारे पास क्या है? कुछ एसिड्स एंड बेसिस की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, है ना, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो क्या एसिड्स अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं? बिल्कुल। बेसिस भी हैं? बिल्कुल। बेसिस में एक स्पेशल कैटेगरी आएगी जो पानी में डिसॉल्व होते हैं वो। तो जो भी एसिड्स और बेसिस आपके पास पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, एसिड्स एंड बेसिस डिसोसिएट्स इनटू आयंस, यानी कि एसिड्स और बेसिस आयंस में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं एक्वस फॉर्मेट में, या अगर हम उसको मोल्टन फॉर्मेट में भी ले आए तो मोल्टन फॉर्मेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। कामना करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक छोटा सा सवाल, क्या सारे एसिड्स आपको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे सारे एसिड जो है तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में? क्या यह सच है? क्या आपको सारे एसिड्स 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में मिलेंगे? क्या यह सच है? नहीं, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको एसिड सॉलिड स्टेट में भी मिल सकते हैं और एसिड्स आपको लिक्विड स्टेट में भी मिल सकते हैं। सॉलिड स्टेट में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि सॉलिड एसिड्स कौन से, बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सारे के सारे आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरा,
अच्छा, लिक्विड एसिड यानी कि जो कि आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, पानी के जैसे, पानी जिस स्टेट में बिल्कुल वैसे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। अब इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हम लोग रखते हैं और इससे पीवाईक्यू एक सवाल आ चुका है। उसमें हमारे पास होते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल एसिड्स। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल शब्द में क्या अंतर है? वॉलेटाइल का मतलब वो जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है और वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट से जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट से जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अच्छा, अगर नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो डोंट इजीली कन्वर्ट टू वेपर ड्यू टू रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके कंपैरिजन में इनके बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से वेपर नहीं बन पाते, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो वॉलेटाइल एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सारे वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया था, तो याद रखिए कॉन्सेंट्रेटेड। देखिए इसमें कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा? एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और पानी इसमें कम होगा, क्योंकि पानी भी वॉलेटाइल होता है, हम जमीन पे डोल देते हैं अपने आप धीरे धीरे उड़ जाता है ना, वॉलेटाइल है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये याद रखिएगा नॉन वॉलेटाइल एसिड की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये आसानी से वेपोराइज नहीं होता है, या अगर हम हल्का सा गर्म करें तो ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो वॉलेटाइल वो जिनके बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होते हैं, और जिनके रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल होंगे। क्लियर हो गई बात? जी क्लियर हो गई। अगला, सुनील भाई हमें समझ में आ गया कि एसिड जो है वो खट्टे हो सकते हैं और बेसिस जो है वो कड़वे होते हैं, पर आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सारे एसिड्स खट्टे नहीं है, कुछ कड़वे भी हैं, कुछ मीठे भी हैं। तो क्या टेस्ट एक रिलायबल तरीका है? मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं टेस्ट क्या एक रिलायबल तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि सामने वाली चीज एसिड है या बेस है? अरे भाई मैंने कॉफी रख दी और मैंने आपके आंख पे पट्टी बांध दी, आपने कॉफी टेस्ट किया, आपने बोला कड़वी है, बेसिक है, पर मैं बोलूंगा नहीं भाई ये तो एसिडिक है। तो क्या ये रिलायबल तरीका है आइडेंटिफाई करने का कोई चीज एसिड है या बेस है? नहीं। तो सीधी सी बात याद रखना, एसिड्स कैन टेस्ट बिटर, सॉर और स्वीट, स्वीट होना चाहिए, स्वीट बोल रहा हूं, स्वीट। सो टेस्टिंग इज नॉट अ रिलायड ऑप्शन। अगर आपके सामने कोई बोले कि ये आपको आइडेंटिफाई करना कोई चीज एसिड और बेस है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, तो याद रखना दिस इज नॉट अ रिलायबल ऑप्शन, क्योंकि एसिड्स का टेस्ट खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है। तो हम ये कैसे बताएंगे सामने वाली चीज क्या है, एसिड है या बेस, है ना? और दूसरा मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, बताइए दूसरा पॉइंटर क्या बताया मैंने आपको? अरे भाई कुछ एसिड्स और बेसिस क्या है, बहुत ज्यादा कोरोसिव है। आप पता लगाने गए कि बेसिस का जो टेक्सचर होता है सोपी होता है, आपने हाथ पे ले लिया, पता चला हाथ में जलन चालू हो गई, जलाना चालू कर दिया आपके हाथ को, या आपने टेस्ट करने की कोशिश करी तो आपकी जीभ को जला दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं तो ये हमारी स्किन को, हमारी जीभ को जला सकते हैं। तो ना तो हमें इनको टेस्ट करके पता करना है, ना हमें इन्हें टच करके पता करना है। ठीक है, चलिए, ये दो चीजों के कारण हम इनको पता करने के लिए इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि भैया हमने इनके टेस्ट के थ्रू या इनके टेक्सचर के थ्रू इनको पता लगाया, नहीं। तो फिर कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। तो कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दोस्तों जो एक स्पेसिफिक कलर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अलग सी स्मेल देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो इनके माध्यम से हम पता लगाते हैं सामने वाली चीज एसिडिक है या बेसिक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये दो नेचुरल इंडिकेटर्स की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, लिटमस सोल्यूशन और टर्मरिक। अब लिटमस सोल्यूशन और टर्मरिक हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स है, और फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हमारे पास सिंथेटिक यानी कि मैनमेड इंडिकेटर्स है। ये तो हमें नेचर से मिलते हैं, ये हमने खुद बनाए हैं। तो ये चार कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स आपको याद होने चाहिए। अब देखिए समझिए, लिटमस सोल्यूशन न्यूट्रल में मॉव या फिर पेल पर्पल कलर का होता है। ये कलर यहां पे आपको दिख रहा होगा, मॉव या फिर पेल पर्पल होता है। एसिड्स में हो जाता है लाल और बेसिस में हो जाता है ब्लू। अगर हम बात करते हैं यहां पे टर्मरिक की, तो टर्मरिक कैसी होती है, हल्दी कैसी होती है बताइए? पीली होती है। न्यूट्रल में पीली है, एसिडिक में भी पीली यानी येलो है। बेस मिल गया तो क्या हो जाएगा? ब्रिक रेड यानी कि ईंट जैसा लाल कलर हो जाएगा, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है। फिनोल्फ्थलीन की अगर हम बात करें, फिनोल्फ्थलीन की अगर हम बात करें तो ये एसिडिक और न्यूट्रल में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक हो जाता है। अब इसमें आगे जाके आप पढ़ेंगे, पीएच रेंज चेंज होगी तो यहां पे कलर फिर चेंज हो जाता है।
बट अभी आपको इतना याद रखना है कि बेसिस में इसका रंग क्या है, पिंक है, और यहां पर न्यूट्रल और एसिडिक में यहां पे कलरलेस है। ये पॉइंट याद होना चाहिए। फिनोल्फ्थालीन का मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं यहां पे चर्चा करूं तो नाम है ऑरेंज, तो न्यूट्रल में तो क्या होगा, ऑरेंज होगा, एसिड्स में रेड और बेसिस में पिंक, बेसिस में येलो, सॉरी बेसिस में येलो, बेसिस में येलो। यहां पर मैं बताना चाह रहा था पिंक कलर क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां पर रेड, या फिर आप आईसीएससी वाले बच्चे इसको पिंकिश रेड भी बोलते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है न्यूट्रल में तो ऑरेंज होता है, एसिडिक में रेड या फिर पिंकिश रेड होता है, और दोस्तों बेसिस में येलो यानी कि पीला कलर हो जाता है। क्या बात है। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो अपने ओडर में परिवर्तन लेके आते हैं, और इन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इससे आपके कुछ दिमाग में आ रहा है, इससे आपके कुछ दिमाग में आ रहा है, आपके नाक में एक रिसेप्टर होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, उससे ही कनेक्टेड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये किसके लिए हेल्पफुल है, बताइए किसके लिए हेल्पफुल होगा, ये हेल्पफुल फॉर किसके लिए, अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन पर परमात्मा की कृपा नहीं है, तो आंखों से देख नहीं सकते। अब वो देख नहीं सकते तो कैसे पता लगाएंगे कोई चीज एसिड है या बेस है, तो ये फिर विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए, हेल्पफुल फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल। जो लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं, अगर वो सूंघ सकते हैं तो वो सूंघ कर बता देंगे कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। अब इसके लिए हमारे पास ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ऑर्डर में चेंज लाने वाले इंडिकेटर्स को ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं, जिसको विजुअली इंपेयर्ड लोग यूज करते हैं एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला है ओनियन ओडर्ड क्लॉज स्ट्रिप्स, दूसरा है वनीला एसेंस, और तीसरा है क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। यह है वनीला फ्लेवर, एक तरीके से वनीला का फ्लेवर देता है वनीला एसेंस। और तीसरा ओनियन ओडर्ड क्लॉज स्ट्रिप्स। सीधी सी बात है, आपने प्याज काटा, साफ कपड़े के टुकड़े आपके पास है, साफ कपड़े के टुकड़े, उस पर आपने कटा हुआ प्याज डाला, जिपलॉक पैकेट में बंद किया, फ्रिज में रख दिया। एक दिन के बाद फ्रिज से निकाला और उस कपड़े के टुकड़ों को आप निकालेंगे, उसमें से प्याज की स्मेल आ रही होगी, ओनियन ओडर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स। अब देखिए, अगर आप ये प्याज की स्मेल वाले कपड़े को किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसकी स्मेल तो रहेगी रहेगी। सेम वनीला एसेंस को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो भी इसकी स्मेल आएगी। अच्छा, अगर आप इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे लौंग के तेल को, तो लौंग के तेल की स्मेल आती रहेगी। तो यहां पे तो स्मेल रहती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक बेसिक सॉल्यूशन है, मुझे पता लगाना है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जो नहीं देख पा रहे हैं, हमने उनको ओनियन ओडर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स दिए दो, एक सॉल्यूशन में उन्होंने डिप किया, फिर दूसरे में डिप किया, निकाल के सूंघा, यही प्याज की स्मेल वाले कपड़े को सूंघा। जहां पे स्मेल उड़ गई होगी, है ना, या स्मेल कम हो गई होगी, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। और जहां पर स्मेल अभी भी प्याज के कपड़े से प्याज की स्मेल आ रही है वैसी की वैसी, वो एसिडिक होगा। तो एसिडिक में स्मेल वैसी की वैसी रहती है, और बेसिक में ये जो स्मेल है ये उड़ जाती है। उसी प्रकार सेम गोज विद द वनीला एसेंस एंड सेम गोज विद द क्लोव ऑयल, यानी कि इनकी स्मेल जो है एसिडिक सॉल्यूशन में बनी रहती है, बेसिक सॉल्यूशन में इनकी जो स्मेल है वो उड़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, डन है भैया। अगर ये बात आपको मेरी समझ में आ जाए तो एक बार आए भैया सारे के सारे दोस्त जल्दी से कमेंट सेक्शन में लगा देना। अब दूसरी बात हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहां पे एसिड्स एंड बेसिस को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, आइए उस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है एसिड्स का सोर्स के बेसिस पे, यानी कि यहां पर आप एसिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कहां से मिले। तो यहां पर जो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ एसिड्स हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये ऑर्गेनिक शब्द का मतलब है पर्टेनिंग और रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि जिंदा चीजों से रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास वो होंगे जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे। याद रखिएगा ये डेफिनेशन यहां पर एप्लीकेबल है। जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहां पर ये डेफिनेशन इनएप्लीकेबल हो जाएगी, बट अभी के लिए दिस इज फाइन। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वो जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल से मिलने वाले एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स हम कहते हैं। डन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स है हमारे पास, सिट्रस फ्रूट्स का एग्जांपल मुझे बताइए जल्दी से। सिट्रस फ्रूट्स का एग्जांपल क्या है, सिट्रस फ्रूट्स का एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल लेमन हो गया, फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो गया, है ना, इनको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं।
सिट्रस फ्रूट्स हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम मात्रा में एसिड पाया जाता है वो सिट्रिक एसिड है, इसके अलावा और भी एसिड्स पाए जाते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है और एस्कॉर्बिक एसिड है। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड आपको बड़ा फेमिलियर होगा, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड हम बोलते हैं। तो इनमें हम बोलते हैं ना खट्टे हैं, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। तो सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज में सिट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। टैमरिंड यानी इमली में ज्यादा मात्रा में जो एसिड पाया जाता है दैट इज टार्टरिक एसिड। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर जो है ये तो खुद ही डाइल्यूटेड फॉर्म है एसिटिक एसिड का, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर का मतलब होता है सिरका, जो नूडल्स बनाने के लिए हम काम में लेते हैं, ये एक डाइल्यूटेड फॉर्मेट है आपके एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड बनता है बाय द एक फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाया जाता है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा, उससे बनता है एसिटिक एसिड। चलिए, नेटल स्टिंग ये हमारे पास बिच्छू बूटी कहलाती है, इसकी पत्तियों पे तीखे तीखे बाल होते हैं, गलती से अगर हमारा हाथ टच हो गया तो ये हमारे हाथ में ये बाल घुस जाते हैं और हमारे हाथ में क्या इंजेक्ट कर देंगे? फॉर्मिक या फिर मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमको जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। एप्पल में होता है मैलिक एसिड। आंट या फिर बी स्टिंग यानी कि जो लाल चींटी हमें काट लेती है, मधुमक्खी हमें डंक मारती है, उसमें हमारे पास होता है फॉर्मिक या फिर मीथेनोइक एसिड। और दही के अंदर हमारे पास होता है लैक्टिक एसिड। क्लियर है बात जी? 110% क्लियर है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स की। ऐसे एसिड जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, ऐसे एसिड जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं, इन एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड्स होंगे। अगला क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? पहला क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन उस एसिड में है या नहीं। अगर नहीं है तो हाइड्रा एसिड, अगर है तो ऑक्सी एसिड। आपके एसिड में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रा एसिड, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी एसिड। अब हाइड्रा एसिड्स बेसिकली यहां पर क्या होता है? हाइड्रा एसिड्स में क्या होता है हमारे पास? हाइड्रा एसिड्स बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है? बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? दो, है ना? बाइनरी नंबर्स 1 and 0, ऐसे बाइनरी नंबर पढ़े होंगे ना। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो। तो बाइनरी कंपाउंड का यहां पर मतलब है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हो। बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हो, 2 एलिमेंट्स वाला कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड यानी 2 एलिमेंट वाला कंपाउंड। एक तो इसके अंदर हमारे पास होता है फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमारे पास होता है हाइड्रोजन एंड एनी अदर नॉन मेटल होता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास? हाइड्रा एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट वाला कंपाउंड है। एक तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा? कोई भी एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। एग्जाम्पल HCl, HBr, HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अच्छा, ये क्या है? ये टर्नरी कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। दीज आर टर्नरी कंपाउंड्स, दीज आर टर्नरी कंपाउंड्स। टर्नरी कंपाउंड्स मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हो। तो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सुनील भाई? एक तो हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा और एक कोई भी नॉन मेटालिक एलिमेंट हो सकता है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सी एसिड, ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रा एसिड। तो एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा ही होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा ही होगा, तीसरा कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा, H2SO4, HNO3 और H2CO3। क्लियर है भाई? आगे चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, यानी कि बेसिसिटी के बेसिस पे हम लोग एसिड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अब बेसिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, मैं आपको सरल और एकदम इजी मतलब समझाता हूं बेसिसिटी का। इसका सरल मतलब यह है, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने H प्लस एक्वस, या इसको हम बोलते हैं H3O प्लस आयंस देगा पानी में। मतलब देखो, एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से? H प्लस एक्वस या H3O प्लस आयंस की वजह से, हाँ या ना?
इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? H प्लस एक्वस या H3O प्लस आयंस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। पहले तो याद रखो, H प्लस एक्वस या H3O प्लस आयंस एक ही चीज है। H3O प्लस कैसे बनता है याद था, सेकंड चैप्टर में बताया था, जब H2O के ऊपर H प्लस ऐड हो जाता है तो H3O प्लस बनता है। ये H प्लस हमारा कहां से आ रहा है? एसिड से आ रहा है। तो एसिड अगर पानी में गया, उसने H प्लस रिलीज करा और वो पानी के H2O के साथ अटैच हो गया तो H3O प्लस बन जाएगा। तो ये H3O प्लस आयंस या H प्लस एक्वस आयंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर होता है। एसिडिक कैरेक्टर इसकी वजह से होता है। जो भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर है, यानी जो भी ये कैरेक्टर शो कर रहा है ना, आम्लिक चरित्र जिसको बोलते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस H प्लस एक्वस या H3O प्लस आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब अगर हम एसिड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं उसकी बेसिसिटी के बेसिस पे, तो सिंपल इतनी बात है, एसिड को पानी में डाला, उसका एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस एक्वस बना सकता है पानी के अंदर, है ना? कितने H प्लस एक्वस बनाएगा पानी में? बनाएगा पानी में, सीधा इसको ऐसे कर दो, कितने H प्लस एक्वस बनाएगा पानी में। सीधी सी बात है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने H प्लस एक्वस या कितने H3O प्लस आयंस बनाएगा पानी में, उसको कहेंगे एसिड की बेसिसिटी। अगर वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद उसका एक मॉलिक्यूल एक H प्लस एक्वस या एक H3O प्लस आयन बनाता है तो हम बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड। दो बनाता है तो डाई बेसिक एसिड, तीन बनाता है तो ट्राई बेसिक एसिड, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है बात? यही चीज यहां लिखी है। एसिड्स विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, यानी पानी में जाने के बाद एक मॉलिक्यूल एक H प्लस एक्वस जनरेट करता है तो मोनो बेसिक। पानी में जाने के बाद अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड 2 H प्लस एक्वस जनरेट करता है तो डाई बेसिक एसिड। पानी में जाने के बाद एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर 3 आपके पास H प्लस एक्वस जनरेट करता है तो ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है ना, डन है। HCl, HBr, HI एंड वन मोर याद रखना इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड CH3COOH। बच्चों को लगता है इसके अंदर 1 और 3 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन देगा, नहीं, ये सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन देता है पानी के अंदर, समझे जी। उसी प्रकार डाइबेसिक एसिड H2SO4, H2CO3 और ये हमारे पास हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, ये एक्सेप्शंस याद होने चाहिए। फॉस्फोरस एसिड ये डाइबेसिक एसिड है, इसका एक मॉलिक्यूल 2 ही H प्लस एक्वस पानी में जनरेट करता है और इसका एक मॉलिक्यूल एक H प्लस एक्वस जनरेट करता है पानी में। मतलब तुम समझो जैसे ही पानी के अंदर जाएगा एक मॉलिक्यूल H प्लस देगा, वो H प्लस पानी के H2O से, यानी पानी जो H2O है ना, उस H2O का H प्लस, ये दोनों कैसे मैंने बताया था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस है, फटाफट से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो एसिड का एक मॉलिक्यूल जैसे ही पानी के अंदर गया उसने H प्लस दिया, ये H प्लस फटाफट से H2O के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, H3O प्लस, या इसको हम बोलते हैं H प्लस एक्वस। ये दोनों है एक ही बात है। तो अगर एक मॉलिक्यूल एक H प्लस एक्वस देता है तो मोनोबेसिक एसिड, एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस एक्वस देता है तो डाइबेसिक एसिड, और एक मॉलिक्यूल अगर 3 H प्लस एक्वस देता है तो ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। अब देखो इसका एक मॉलिक्यूल 3 H प्लस एक्वस देगा, ये हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्राइबेसिक एसिड। उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी अगर हम बात करेंगे तो सेम यही चीज है। अब यहां पर बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है, बेसिक कैरेक्टर हमारे पास होता है हाइड्रोक्साइड या जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है दोस्तों, याद रखिए, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से होता है। बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से बेसिक कैरेक्टर होता है। H प्लस एक्वस या H3O प्लस आयन की वजह से, हाइड्रोनियम आयन की वजह से एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद या पिघलाने के बाद मोल्टन स्टेट में, ठीक है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस इन एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट। अगर हम बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल बेस का पानी के अंदर या पिघलाने पर कितने OH माइनस आयन जनरेट करता है, वही उसकी एसिडिटी होगी। बेस की एसिडिटी कैसे डिफाइन करोगे कि उसका एक मॉलिक्यूल पानी में या पिघलाने के बाद कितने OH माइनस आयन जनरेट करता है, वो उसकी क्या हो गई, वो उसकी एसिडिटी हो गई। किसकी, बेस की एसिडिटी हो गई।
मोनो एसिडिक बेस यानी इसका एक मॉलिक्यूल पानी के अंदर या पिघली हुई फॉर्मेट में एक OH माइनस आयन देगा। डाई एसिडिक बेस इसका एक मॉलिक्यूल 2 OH माइनस आयंस देगा। ट्राई एसिडिक बेस इसका एक मॉलिक्यूल 3 OH माइनस आयंस को जनरेट करेगा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ये हमारे पास मोनो एसिडिक बेस है NaOH, KOH, NH4OH। ये डाई एसिडिक है COH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस। ट्राई हमारे पास है AlOH होल थ्राइस एंड FeOH होल थ्राइस। इसका एक एक मॉलिक्यूल 3 OH माइनस आयन देगा, इसका एक मॉलिक्यूल 2 OH माइनस आयन देगा, इसका एक मॉलिक्यूल 1 OH माइनस आयन देगा। ये हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। खत्म। कामना करता हूं सभी को समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, समझ में हमको आ रहा है। सुनील भैया आ रहा है, समझ में हमको आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, समझ में हमको आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ेंगे बेटा, समझ में आ रहा तो। रासायनिक गुण जानेंगे एसिड के, आइए जल्दी से चालू करते हैं। बचपन में पढ़ा था, बहुत आसान लगता था, अभी भी आसान ही है। तो मेटल की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से करा दूं तो क्या होगा? देखिए मेटल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर अगर हमने लिया जिंक और डाइल्यूट एसिड ले लिया डाइल्यूट H2SO4। एग्जाम्पल में मेटल ले लिया जिंक और एसिड ले लिया डाइल्यूट HCl। अब देखिए जिंक की रिएक्शन यहां पर प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, याद रखिएगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल शुड बी ग्रेटर देन दी हाइड्रोजन ऑफ एसिड, तभी रिएक्शन होगी वरना नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है, जब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ऑफ एसिड तभी ये रिएक्शन होती है। तो क्या जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है? 100% ज्यादा है, तो ये सल्फेट के साथ जाएगा। क्या जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा 100% ज्यादा है? तो ये क्लोरीन के साथ जाएगा। जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड। और बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा यहां से हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जब यहां पर बाहर निकलती है तो बबल्स के फॉर्मेट में निकलती है, बबल्स के फॉर्मेट में निकलती है, साथ ही साथ आवाज भी करती है और झाग भी बनाती है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस बबुलों के फॉर्मेट में निकलेगी, साथ ही साथ आवाज करती है, झाग भी बनाती है। तो इसी को हम बोलते हैं एफरवेसेंस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स अलोंग विद फिजिंग एंड फोमिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकली इसको बोलते हैं एफरवेसेंस। यानी यहां पर मेटल की रिएक्शन जैसे डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं, मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, बबल्स के फॉर्मेट में निकलती है, साथ ही साथ यहां पर फिजिंग यानी वो निकल रही तो आवाज कर रही है, और साथ ही साथ झाग का निर्माण होता है। तो इसे हम बोलते हैं एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस बोलते हैं। वी कॉल दिस एज एफरवेसेंस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसको एफरवेसेंस कहते हैं। अब यहां पर मेटल ने हाइड्रोजन नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया, मेटल ने हाइड्रोजन नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। किस प्रकार की रिएक्शन है? ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी कौन सी रिएक्शन है कि भैया एक मोर रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है। तो मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डन है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, दूसरी है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विद एसिड। यानी कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन हम लोग समझने जा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है Na2CO3 और ये है NaHCO3, है ना। कामना करता हूं आपको क्लियरली ये दिख रहे होंगे। Na2CO3 और NaHCO3 होंगे हमारे पास। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास क्या है? मेटल कार्बोनेट, और ये हमारे पास है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। तो ये देखिए कटायनिक पार्ट है और ये देखिए अनायनिक पार्ट है, ये देखिए कटायनिक पार्ट है और ये देखिए अनायनिक पार्ट है ना। Na1 प्लस CO3 2 माइनस, Na1 प्लस HCO3 1 माइनस। सिमिलरली ये कटायनिक पार्ट हो जाएगा, ये अनायनिक पार्ट हो जाएगा, ये कटायनिक पार्ट हो जाएगा और ये अनायनिक पार्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? Na2CO3 प्लस HCl, NaHCO3 प्लस HCl, है ना। तो जैसे ही यहां पर इनकी रिएक्शन होगी तो कटायंस एंड अनायंस का एक्सचेंज हो जाएगा, कटायंस एंड अनायंस का एक्सचेंज हो जाएगा, और उस एक्सचेंज से यहां पर क्या बनेगा? यहां पर सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड एज NaCl। दूसरा यहां पर हमारे पास क्या बनता है? H2CO3 बनता है। ये H और CO3, ये H और CO3, H2CO3 टूट जाता है H2O और
CO2 के अंदर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास एक गैस का निर्माण होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जैसे ही आपके मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से होगी तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होगा। एक्चुअल में यहां पे कैटायन आयंस का एक्सचेंज हो रहा था, तो कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के खुद के 3 टाइप होते हैं। एक प्रेसिपिटेशन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा, कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड नहीं बना। दूसरा एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां पे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बना है, तो न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है। और तीसरा है गैस फॉर्मिंग, यानी एक गैस का निर्माण हो रहा है। तो ये देखिए कैटायन आयंस के एक्सचेंज के बाद एक गैस का निर्माण यहां पर हो रहा है, तो ऑब्वियसली 110% हमारे पास ये गैस फॉर्मिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। आगे चलते हैं। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड को आप हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे कैल्शियम सल्फाइड है, ये कटायन है और ये हमारे पास अनायन है, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी कि बाइसल्फाइड है, ये कटायन है और ये अनायन है। आप समझ रहे हैं ना, HSO3 1-। हाँ, अब इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं, ये कटायन अनायन से मेरे पास, ये कटायन अनायन से मेरे पास, तो कटायन अनायन का फटाफट से एक्सचेंज कर देंगे मेरे दोस्तों। जल्दी से कटायन अनायन का अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो ये कटायन अनायन के साथ, ये कटायन अनायन के साथ, ये कटायन इस अनायन के साथ और ये कटायन इस अनायन के साथ, तो क्या बनेगा यहां पर? सबसे पहले तो यहां बनेगा सॉल्ट दैट इज CaCl2 और दूसरा बनेगा NaCl, CaCl2 NaCl, H और SO3, H और SO3, H और SO3 मिलके यहां पर हमको क्या दे देगा? H और SO3 हमको मिलके यहां पे दे देगा H2SO3, जो टूटता है H2O और SO2 में। CaCl2 NaCl, H और SO3 मिलता है H2SO3, H और HSO3 मिलता है H2SO3, ये टूटता है H2O और SO2 में। क्लियर है बात? तो यहां पर कौन सी गैस का निर्माण हो रहा है? यहां पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। कौन सी गैस का? सल्फर डाइऑक्साइड का। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन होगी तो CO2 गैस बनेगी। मेटल के सल्फाइड और मेटल के बाइसल्फाइड या मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन एसिड से होगी तो SO2 गैस का निर्माण होगा। अगेन सेम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर गैस फॉर्मिंग रिएक्शन का ही टाइप यहां पर होगा। अगला, अगर मेटल सल्फाइड की रिएक्शन एसिड से हो जाए तो, मेटल सल्फाइड नहीं बोल रहा, सल्फाइड बोल रहा हूं। ये मेरे पास जिंक सल्फाइड, ये मेरे पास आयरन सल्फाइड, ये मेरे पास HCl, ये कटायनिक पार्ट, ये अनायनिक पार्ट, ये कटायनिक पार्ट और ये हमारे पास अनायनिक पार्ट। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड की रिएक्शन HCl के साथ, आयरन सल्फाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ, कटायन अनायंस का हम एक्सचेंज कर देंगे। यहां पे कटायन अनायंस का एक्सचेंज कर देंगे, तो यहां हमको क्या मिलने वाला है? यहां हमको क्या मिलने वाला है? ZnCl2 और FeSO4, साथ में कौन सी गैस? H और S, H और S, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कटायन अनायंस का एक्सचेंज हुआ है और एक गैस का निर्माण हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंडर में गैस फॉर्मिंग रिएक्शन का एग्जांपल होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सुनील भैया। ठीक है, मात्र 33 मिनट में हमने 3 टॉपिक को खत्म कर दिया है ना? आप भी पानी वानी पी लो, आगे चल रहे हैं। अगला, अब देखिए इंट्रोडक्शन टू पीएच एंड दी पीएच स्केल। फटाफट से देखेंगे पीएच एंड पीएच स्केल हमारे पास क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है वो मैं आपको बताता हूं। ओरली ध्यान से सुनना। अब अगर आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हो तो वो आपको क्या बताते हैं? सामने वाली चीज एसिड है या बेस है। पर अगर मुझे यह पता करना हो कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कैसे पता करूं? मैं लिटमस लेकर आया, एसिड में लाल, बेस में नीला। पर मुझे आप हर एसिड में लाल दे रहे हो, हर बेस में नीला दे रहे हो, मुझे यह कैसे पता लगेगा कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है? ये तो पता ही नहीं लग रहा। कोई एसिड तो होगा ना, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दूसरे कंपैरिजन में, कोई वीक होगा दूसरे कंपैरिजन में, ये सब कैसे पता लगेगा? तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए मुझे पीएच की जरूरत पड़ती है। ये पीएच की जरूरत मुझे क्या पड़ती है? पीएच एक तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बताता है। ये सिर्फ ये नहीं बताएगा सामने वाली चीज एसिड है या बेस है। जैसे
इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ये एसिड है या बेस है। लेकिन अगर मुझे पता करना है कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो मुझे पीएच वाले कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले पीएच का कंसेप्ट हम समझते हैं। पीएच एक्चुअली में हमारे पास क्या है, एंड देन हम ये कंसेप्ट को जानेंगे। पीएच को अगर हम इंग्लिश में समझे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन ये पावर, ये जो पीएच टर्म में पी है, ये जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है पावर, है ना। तो जर्मन वर्ड फॉर पावर इज द पोटेंस। तो ये जो पी है, इट स्टैंड्स फॉर द जर्मन वर्ड पोटेंस, विच इन इंग्लिश मींस पावर, एंड एच इज द एलिमेंटल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। जो केमिकल सिंबल हमारे पास हाइड्रोजन का होता है, दैट इज एच, एंड पी इज पोटेंस, विच इन इंग्लिश मींस पावर। तो एक तरीके से पावर ऑफ हाइड्रोजन के हम बारे में बात कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को देने वाले आदमी का नाम क्या था, सोरेनसन। इस कंसेप्ट को देने वाले केमिस्ट का नाम था, डेनिश केमिस्ट थे सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। सोरेनसन ने यह कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। अब अभी मैं जो सिलेबस में उतना बता रहा हूं, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर चेंज करोगे, पीएच स्केल चेंज हो जाएगी, याद रखना। 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच स्केल की जो रेंज होती है 0 से 14 होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चेंज, स्केल चेंज। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच स्केल 0 से 14 होती है। अब 25 डिग्री सेल्सियस में न्यूट्रल सॉल्यूशंस का पीएच 7 होता है। 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए, यह बात याद रखिएगा, 7 का मतलब है कि कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस इज इक्वल टू OH माइनस एक्वस आयंस। इनकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर है, इनकी वजह से बेसिक कैरेक्टर है। तो जिनकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर है और जिनकी वजह से बेसिक कैरेक्टर है, अगर उनका नंबर बराबर हो गया तो पीएच 7 होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस से ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। तो पीएच 7 से कम होगी। अब मान लो एक की पीएच 6, एक की पीएच है 3, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसकी पीएच 3 है। एक की पीएच 3, एक की पीएच 1, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसकी पीएच 1। तो जितना ज्यादा आप यहां जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतनी ही ज्यादा होगी कंसंट्रेशन H प्लस एक्वस की OH माइनस एक्वस से। अच्छा, जितना आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरफ जाएंगे, उतनी H प्लस एक्वस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस एक्वस आयन से कम होगी। अब मान लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इधर जा रहे हो, OH माइनस एक्वस की कंसंट्रेशन जो है H प्लस एक्वस से ज्यादा होती जाएगी। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन है। अब यहां पर हम समझते हैं इस चीज के बारे में। यहां पर आता है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब बढ़िया चीज आ गई हमारे पास। अभी तक जो इंडिकेटर हमारे पास थे वो एसिड में और बेस में एक एक कलर दे रहे थे, है ना। इससे हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि सामने वाली चीज की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस अगर पता करना है तो वो हम नहीं पता कर पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला गया कि पीएच स्केल बना दी गई। अब पीएच स्केल पे क्या हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जो हमको अलग अलग कलर दे, अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के लिए, मतलब 7 पे अलग कलर दे, 8 पे अलग दे, 9 पे अलग दे, 10 पे अलग दे, है ना, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सब पे अलग अलग कलर दे। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब एक प्रकार का यूनिवर्सल इंडिकेटर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अलग अलग तरीके के यूनिवर्सल इंडिकेटर हो सकते हैं। अब यूजुअली जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है दैट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ थाइमोल ब्लू, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इनका मिक्सचर होता है हमारे पास। थाइमोल ब्लू, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इनका मिक्सचर हमारे पास होगा। मान लीजिए मैंने ये मिक्सचर ले लिया, थाइमोल ब्लू, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का एक मिक्सचर ले लिया, इसको मैं बोलूंगा यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलूंगा। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, ये अलग अलग कलर देता है अलग अलग H प्लस एक्वस आयन कंसंट्रेशन पे, यानी अलग अलग जो आपके पास कंसंट्रेशन आएगी उस पर अलग अलग कलर देगा और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस निकालेगा। तो जो नॉर्मल इंडिकेटर हमारे पास थे, कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स, वो सिर्फ और सिर्फ हमको क्वालिटेटिव एनालिसिस बताते हैं, कोई चीज एसिड है या बेस है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको क्या बताता है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकता है। समझ रहे हो, क्योंकि अलग अलग पीएच रेंज के ऊपर अलग अलग कलर ये दे सकता है। तो इससे हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पता लग जाएगी। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस है, नीला हो जाएगा, ग्रीन हो गया यानी न्यूट्रल है।
मान लो फॉर एग्जाम्पल येलो है तो वीकली एसिडिक है, ऑरेंज है तो थोड़ा मॉडरेटली एसिडिक है, रेड हो गया स्ट्रांगली एसिडिक है। तो अलग अलग पीएच रेंज पे अलग अलग कलर देता है, इससे हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पता लग जाती है। अब जैसे आपने याद किया होगा विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उसमें जो ब्लू है उसको आप यहां लिख दीजिए ब्लू, ग्रीन साथ में मैं लिख रहा हूं ग्रीन, न्यूट्रल पे लिख रहा हूं ग्रीन, ब्लू ग्रीन, फिर आपके पास क्या था येलो, ये रहा येलो, फिर था ऑरेंज और फिर था आपके पास रेड। ठीक है ना, तो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। अब इसमें आप थोड़ा सा ये ब्लूइश रीजन ये हमारे पास हो जाता है, ये डार्क ब्लू हो जाता है, दिस इज डार्क ब्लू। तो अगर एक्सट्रीमली डार्क ब्लू रीजन है यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक है, मॉडरेटली बेसिक है यानी कि नीला कलर है, ग्रीन की तरफ जा रहे हैं यानी ब्लूइश ग्रीन से ग्रीन की तरफ जा रहे हैं न्यूट्रल, ग्रीन से येलो की तरफ गए माइल्डली एसिडिक है, ऑरेंज पे गए मॉडरेटली एसिडिक है, रेड पे चले गए स्ट्रांगली एसिडिक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आए भैया लगा देना दोस्तों, फटाफट से आए भैया लगा देना। अब देखिए लास्ट टॉपिक, सॉल्ट्स मीनिंग, नेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि उनका मतलब क्या है, उनका नेचर क्या है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अब इसको स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सी चीज के साथ। हम यहां पर एसिड्स और बेसिस का एक और क्लासिफिकेशन अब जानेंगे, और यह क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, यह क्लासिफिकेशन एसिड्स का है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दोनों का ही है, ठीक है ना। तो एसिड्स और बेसिस की क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, आइए इस चीज को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस क्या होते हैं सुनील भैया? स्ट्रॉन्ग जो भी होगा चाहे एसिड और बेस हो, वो होते हैं जो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाए, जो पूरी तरीके से आयंस के अंदर टूट जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जो पार्शियली आयंस के अंदर टूटते हैं, कंप्लीटली नहीं टूटेंगे, पार्शियली आयंस में टूटेंगे, उन्हें वीक एसिड या वीक बेस कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला, इसके 100 पार्टिकल्स डाले, NaOH के 100 पार्टिकल्स मैंने पानी में डिसॉल्व किए, इन दोनों के 100 पार्टिकल पानी में डिसॉल्व किए, 100 के 100 पार्टिकल से H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, Na1 प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस, यानी कि 100 के 100 जो पार्टिकल्स है वो आयंस में स्प्लिट हो गए। इसके भी 100 पार्टिकल्स आयंस में स्प्लिट हो गए, इसके भी 100 पार्टिकल्स आयंस में स्प्लिट हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास ओनली आयंस होने वाले हैं, है ना, पूरी तरीके से ये आयंस में डिसोसिएट हो गए। अच्छा, इसकी वजह से हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर होगा और इसकी वजह से हमारे पास बेसिक कैरेक्टर होगा। ये हमने अलग अलग बर्तन में डिसॉल्व किया, अलग अलग बर्तन में डिसॉल्व किया। एक बर्तन में मान लीजिए मैंने 100 पार्टिकल HCl के डाल दिए और दूसरे बर्तन में मैंने 100 पार्टिकल NaOH के डाल दिए, दोनों में पानी था, ये 100 के 100 आयंस में डिसोसिएट हो गए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब 2 बर्तन और लेता हूं मैं, 2 बर्तन मैंने और ले लिए, उनमें पानी था, एक में डाल दिया मैंने एसिटिक एसिड और एक में डाल दिया मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके भी 100-100 पार्टिकल डाले, लेकिन इसमें से सिर्फ 50 पार्टिकल्स आयंस में टूटे, बाकी 50 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में ही है। और इसके लिए देखिए एरो भी मैंने ये लगाया है, मॉलिक्यूल्स आयंस बनते हैं, आयंस फिर रिकंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इसकी स्पीड बराबर है, जिस स्पीड पे मॉलिक्यूल्स आयंस बनते हैं उसी स्पीड पे आयंस मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यहां पर भी सेम चीज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप इस चीज को याद रखेंगे कि वीक वाले के अंदर आपको आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स दोनों मिलने वाले हैं, आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स आपको दोनों यहां पर मिलने वाले हैं, आयंस भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। यहां पर एसिडिक कैरेक्टर होगा H प्लस एक्वस की वजह से और यहां पर बेसिक कैरेक्टर होगा OH माइनस एक्वस की वजह से। अब मैंने इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोला, इसको वीक क्यों बोला, आप खुद ही समझ गए होंगे। इसके 100 पार्टिकल पानी में डाले तो 100 H प्लस एक्वस जनरेट किए इसने, इसके 100 पार्टिकल पानी में डाले तो इसने सिर्फ मात्र 50 ही H प्लस एक्वस जनरेट किए, तो इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग। इसको पानी में डाला तो 100 OH माइनस एक्वस दिए, इसको पानी में डाला तो इसने 50 OH माइनस एक्वस दिए, ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसकी लिस्ट याद करा देता हूं, इसके बाहर से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग कौन सा, वीक कौन सा, मैं याद कराता हूं। ये 7 एसिड्स अगर आपने याद कर लिए, ये 7 आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स है।
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एंड क्लोरिक एसिड। एक्सेप्ट दीज 7 एसिड्स ऑल आर वीक एसिड इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनिक एसिड। इन 7 के अलावा बाकी सारे वीक एसिड्स हैं इंक्लूडिंग सारे ऑर्गेनिक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से? कुछ नहीं करना, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कौन सा है? एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स के जितने भी मेटल्स है एक्सेप्ट आपको बेरिलियम, एक्सेप्ट द हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम। ग्रुप पहला कौन सा है ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम नहीं लेना है, रेडियोएक्टिव है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके मेटल हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हटाओ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके मेटल हाइड्रोक्साइड। ये 9 के जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ कॉमनली जो आपके यूज आएंगे वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। इसके अलावा कोई भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या होंगे? वीक बेस होंगे। डन। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड समझ में आ गया? जी सुनील भैया समझ में आ गया है ना? जी भैया समझ में आ गया है ना? ये वाला समझ में आ गया? एक मिनट, समझ में आ गया? जी 110% समझ में आ गया। अब सॉल्ट्स और उनके टाइप पढ़ेंगे पीएच के बेसिस पे। यहां पर पीएच के बेसिस पे सॉल्ट्स के टाइप पढ़ेंगे। सॉल्ट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं पीएच के बेसिस पे, वो समझेंगे। क्या होता है सॉल्ट? अरे बेसिक सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सॉल्ट्स क्या होते हैं बताओ? सॉल्ट्स हमारे पास कौन से कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड्स हैं। सॉल्ट्स कैसे कंपाउंड्स है? आयोनिक कंपाउंड्स है। यानी इसमें कटायन होगा, इसमें कनायन होगा। तो सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, दैट मींस दे कंटेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज अनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं जनरली मेटल के आयन होते हैं, जनरली, हमेशा तो नहीं होंगे, जनरली मेटल आयन। अब जैसे मैं इसका एक एक्सेप्शन भी लिख देता हूं। जैसे जनरली क्यों लगाया मैंने, जैसे एक्सेप्शन को अगर आप देखेंगे तो NH4 1+ अमोनियम। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब जो कि आयन से मिलकर बने हो, कटायन से आयन से मिलकर बने हो। तो सॉल्ट्स हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें कटायन होगा, इसमें कनायन होगा। कटायन जो हमारे पास है दैट इज मेड फ्रॉम मेटल्स, जनरली मेटल से बने होते हैं। एक्सेप्शन मैंने यहां पर दे दिया है NH4 1+। ये नॉन मेटेलिक है या नहीं है? बताइए मेरे को, ये नॉन मेटेलिक है या नहीं है? नॉन मेटेलिक है या नहीं है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटेलिक है, तो ये नॉन मेटेलिक कटायन है। यूजुअली मेटल के होते हैं, नॉन मेटेलिक कटायन है। और नेगेटिवली चार्ज आयन अनायन, ये नॉन मेटल से बनते हैं, नॉन मेटेलिक आयन। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूं तो एग्जाम्पल के तौर पे Na1+ Cl1-, ये मेटल का है, नहीं नॉन मेटल का है। NaCl इज अ सॉल्ट, Na1+ कटायन, Cl1- अनायन, ये मेटल का है और ये नॉन मेटल का है। उसी प्रकार से NH4Cl, NH4+ Cl1-, अगेन दिस इज अ सॉल्ट, कटायन भी अनायन भी है, ये नॉन मेटल का है लेकिन ये कटायन भी यहां पे नॉन मेटेलिक है। एक्सेप्शन है ना जी, याद होना चाहिए। अब देखिए, तो ये तो हमारे पास हो गया सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या है? आयोनिक कंपाउंड, इसमें कटायन होगा, इसमें एक अनायन होगा। कटायन जनरली क्या होगा? मेटल का आयन होगा। एक्सेप्शन जैसे मैंने आपको बता दिया ये वाला NH4 1+, और अनायन नॉन मेटेलिक आयन होगा। अब देखिए 3 प्रकार के हमारे पास यहां पे कॉम्बिनेशन है। चौथा कॉम्बिनेशन इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसके खुद के फिर फर्दर 3 एक्सप्लेनेशन है, मतलब 3 पॉसिबल केसेस हैं जो आपको मैं क्लास 11th में आयोनिक इक्विलिब्रियम में समझाऊंगा। अभी ये 3 ही आपके कोर्स में है। पहला ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एसिड स्ट्रांग हो और इससे भिड़ने वाला बेस भी स्ट्रांग हो। मैंने एक स्ट्रांग एसिड एक स्ट्रांग बेस में मिक्स कर दिया। यहां पे जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, और न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट का जो पीएच होता है वो, इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, इसका जो पीएच होगा कितना होगा? 7 होगा। क्लियर जी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट, पीएच हो जाएगा 7। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं 100 मिलीलीटर मैंने क्या लिया है? वीक एसिड। 100 मिलीलीटर मैंने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इनको मिक्स कर दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो सॉल्ट कैसा बन गया? बेसिक बन गया। इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। अब ऐसा करता हूं 100 मिलीलीटर स्ट्रॉन्ग एसिड और 100 मिलीलीटर स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक बेस ले लेता हूं। ये स्ट्रॉन्ग ले लेता हूं, ये वीक ले लेता हूं। अब ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो यहां पे जो सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक होगा, पीएच जो होगा 7 से कम हो जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, है ना?
जी। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बता भी देता हूं। दो कंसेप्ट हैं, जल्दी जल्दी हम इसको यहां पे समझेंगे। पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट। एक तो कभी भी आपको कोई सॉल्ट दे दिया और पूछा इसका एसिड और बेस कौन सा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे मान लो आपको सॉल्ट दे दिया, बोला एसिड और बेस कौन सा है, कुछ मत करना, सॉल्ट के साथ पानी लगाओ, अब एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना। याद रखना सॉल्ट का जो कटायन होता है, कटायन, और सॉल्ट का जो अनायन होता है, कहां से आता है? अनायन जो आता है हमेशा एसिड से आता है, और कटायन जो होता है हमेशा बेस से आता है। इसको ऐसे समझो, सॉल्ट और वाटर आपने लिख दिया, इसका जो कटायन है यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इट कम्स फ्रॉम द बेस। बेसिस आर मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये Na है, बेस क्या होता है? मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये हमारे पास कटायन है। बेसिस क्या होता है? मेटल के हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। और अनायन जो होते हैं हमारे पास, वो कहां से आएंगे? एसिड से। एसिड और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो हो जाएगा HCl, HCl plus NaOH will gives NaCl plus H2O। कटायन कम्स फ्रॉम बेस, ये Na है, बेसिस आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स NaOH। Cl अनायन, अनायन एसिड से आता है, एसिड्स और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो HCl, HCl plus NaOH will gives NaCl plus H2O। एसिड प्लस बेस gives salt plus water, एसिड प्लस बेस will give salt plus water। क्लियर है बात? 110% ये बात हमको क्लियर है। अब अगर मैं बराबर कंसंट्रेशन और बराबर मात्रा में, मान लो 100 मिलीलीटर इसका, 100 मिलीलीटर इसका लेता हूं, और 100 मिलीलीटर में दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है, इसके 100 पार्टिकल, इसके भी 100 पार्टिकल है, यानी कि मैं सेम कंसंट्रेशन और सेम अमाउंट लेता हूं इन एसिड्स और बेसिस का। 100 मिलीलीटर इसका, 100 मिलीलीटर इसका, 100 पार्टिकल इसके, 100 पार्टिकल इसके, ये दोनों में ले लेता हूं और इनको मिक्स करता हूं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? अरे भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मान लो इसके 100 पार्टिकल 100 H प्लस एक्वा जनरेट करेंगे, इसके 100 पार्टिकल 100 OH माइनस एक्वा जनरेट करेंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। सॉल्ट का पीएच क्या हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही यहां पर देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Na2CO3 है ना, इसमें भी मैं दो कंसेप्ट बना लेता हूं, कंसेप्ट 1 और दूसरा बना लेता हूं कंसेप्ट 2 बना लेता हूं। अब देखो Na2CO3 है, ये मेरे पास है कटायन, और CO3 माइनस मेरे पास क्या है? अनायन। अब बताओ अनायन कहां से आता है? अनायन कम्स फ्रॉम एसिड, एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एसिड हो गया H2CO3। कटायन Na है, बेस क्या होते हैं? कटायन बेस से आता है, बेसिस आर मेटल हाइड्रोक्साइड, ये रहा मेटल हाइड्रोक्साइड, काम खत्म करो। देखो NaOH H2CO3। अब देखो H2CO3 प्लस NaOH विल गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। एक और बात समझना, अगर ये कटायनिक पार्ट हो और ये अनायनिक पार्ट हो, अब रिएक्शन को ऐसे समझ रहे हैं, और ये कटायनिक पार्ट हो और ये हमारे पास अनायनिक पार्ट हो। अब समझो, कटायन और अनायन H2O, H और OH H2, Na और CO3 Na2CO3। सुनील भाई ये तो कटायन अनायन का एक्सचेंज हो रहा है। यस, ये कटायन अनायन का एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही टाइप है, ध्यान रखना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका टाइप होती है बताइए? डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जितनी भी रिएक्शन है एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, याद रखना ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे, ये भी और इसके आगे वाला भी, ठीक है ना, जो बताऊंगा अभी वो भी। तो H2CO3 प्लस NaOH will gives Na2CO3 प्लस H2O। अब इसका पीएच कैसा आएगा? देखो दिमाग लगाइए, इसका पीएच कैसा आएगा, दिमाग लगाइए। दोनों को अगर मैं बराबर कंसेंट्रेशन और बराबर मात्रा में ले लेता हूं, ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या है? वीक एसिड है, और ये मेरे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। मान लो इसके 100 पार्टिकल 100 मिलीलीटर में 100 H माइनस एक्वस देंगे, इसके 100 पार्टिकल 100 मिलीलीटर में मात्र 50 ही देंगे, तो ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा? पानी। तो सॉल्ट का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा? 7 से ज्यादा हो जाएगा, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, तो सॉल्ट का जो पीएच है बेसिक हो जाएगा। पीएच इज ग्रेटर देन 7, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक, तीसरा इसको समझते हैं फटाफट से, जल्दी से समझते हैं, है ना, इसको जल्दी से समझते हैं फटाफट से। ये हो जाएगा कंसेप्ट नंबर 1 और ये हो जाएगा कंसेप्ट नंबर 2। अगेन एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास होगी। अब मैं यूं ही बता रहा हूं, अब आप उल्टा करना तो सीख गए होंगे। ये मान लीजिए कटायन, ये मान लीजिए हमारे पास अनायन है, ये मान लीजिए हमारे पास कटायन है, ये मान लीजिए हमारे पास अनायन है। कटायन अनायन का अगर आप एक्सचेंज करते तो क्या बनेगा? HCl प्लस NH4OH, तो ये देखिए H2O NH4Cl, ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर। अगर मैं दोनों की मात्रा यानी कि कंसेंट्रेशन
और मात्रा बराबर लेता हूं, 100 मिलीलीटर इसका लेता हूं, 100 मिलीलीटर इसका लेता हूं, इस 100 मिलीलीटर में इसके 100 पार्टिकल है, 100 मिलीलीटर में इसके भी 100 पार्टिकल है, इसके 100 पार्टिकल से 100 H प्लस एक्वस निकलेंगे यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके 100 पार्टिकल से इसके सिर्फ और सिर्फ 50 ही OH माइनस एक्वस निकलेंगे यानी वीक बेस है, ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। सॉल्ट का जो पीएच है 7 से कम हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट, साथ में क्या निकलेगा, पानी। डन है भैया, डन। अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट्स को बनाने के कौन कौन से तरीके, बेसिक 5 रिएक्शन हम समझेंगे। सबसे पहला है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, या जिसको आप बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। तो सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के माध्यम से सॉल्ट को बनाना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, आयरन हमारे पास एक एलिमेंट है, अच्छा सल्फर भी क्या हमारे पास एक एलिमेंट है, आयरन और सल्फर ये हमारे पास ग्रेइश कलर का पाउडर है, ये हमारे पास येलो कलर का पाउडर है, दोनों को हमने गर्म कर दिया, काले कलर का ये कंपाउंड हमको दे दिया। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट ही तो है बेटा, ये सॉल्ट है। आयरन प्लस सल्फर मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट, यही तो कॉम्बिनेशन होता है। अरे मेरे भाई यही तो तुम बोलते हो A प्लस बी विल गिव्स AB, यही तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला टाइप है कि सॉल्ट हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मिल रहा है, यानी मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और वो जो प्रोडक्ट है वो एक सॉल्ट है। ये जो कंपाउंड यहां पर बना है ये हमारे पास क्या है, ये एक सॉल्ट बना है। आयरन प्लस सल्फर को गर्म किया, आयरन सल्फाइड बना, ये एक सॉल्ट है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हमने कैल्शियम ऑक्साइड से कराई, इन दोनों को हमने गर्म किया, ये हमको मिलता है एक और कंपाउंड CaCO3, और ये कंपाउंड जो है इसको हम सॉल्ट कह सकते हैं। CaCO3 इज नथिंग बट अ सॉल्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सॉल्ट की फॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक प्लस HCl विल गिव ZnCl2 प्लस H2। यहां पे रिएक्शन तब होगी जब मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, यहां पर प्रेजेंट मेटल की रिएक्टिविटी एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। तो सॉल्ट का निर्माण हमारा तब भी हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही हो। एक तो ये है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि एक मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। एक ये भी हो सकता है मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर दे, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, इवन नॉन मेटल भी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, और नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, 4 तरीके की डिस्प्लेसमेंट होती है। एक में मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता है, एक में मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, एक में नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, और एक में नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो ये 4 टाइप होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये सिल्वरी ग्रे कलर का आयरन है और ब्लूइश कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसको मैंने इसमें डाल दिया, तो आयरन की रिएक्टिविटी यहां पर प्रेजेंट कॉपर से ज्यादा है, तो यहां पर बन जाएगा FeSO4 जो ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कॉपर बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास जो प्रकार है मेरे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि इनसॉल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, इनसॉल्यूबल सॉलिड precipitate is formed, precipitate is formed, यानी रिएक्शन के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण होता है आफ्टर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कटायंस अनायंस का एक्सचेंज वाली रिएक्शन। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ कटायंस एंड अनायंस एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट की प्रिपरेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रेसिपिटेशन वाले टाइप से हो, यानी कटायंस अनायंस के एक्सचेंज के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण हो रहा है, उस रिएक्शन से सॉल्ट का प्रिपरेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये मेरे पास Na2SO4 है, कटायनिक पार्ट अनायनिक पार्ट, ये कटायनिक पार्ट, और ये मेरे पास अनायनिक पार्ट। ये दोनों मेरे पास जो है कलरलेस सोल्यूशन से, याद रखिएगा ये दोनों के दोनों मेरे पास कलरलेस सोल्यूशन होते हैं। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये कटायन यानान, ये कटायन यानान, इन दोनों को मिक्स कर दिया, कटायंस अनायंस का एक्सचेंज कर दो, तो ये NaCl और ये हमारे पास हो जाएगा BaSO4। तो ये तो हमारे पास क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में आपको क्या मिल गया, NaCl मिल गया। ठीक है, तो एक तो सॉल्ट का निर्माण करने का तरीका हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक तरीका है।
उसके बाद ये नीले कलर का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये कटायनिक पार्ट है और ये हमारे पास अनायनिक पार्ट है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कटायनिक पार्ट है, ये अनायनिक पार्ट है। कटायंस एनायंस का आप एक्सचेंज अगर करवा देते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलता है, कॉपर सल्फाइड, ये काले कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ब्लैक, ब्लैक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। और साथ ही साथ हमको क्या मिलता है, H2SO4 मिलता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये भी एक सॉल्ट है, ये भी क्या, एक सॉल्ट है। क्या है ये भी एक तरीके का सॉल्ट है। बोथ ऑफ देम आर कैटेगराइज्ड एज सॉल्ट्स। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रेसिपिटेशन वाला टाइप जो हमारे पास है, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड बनाने वाला जो टाइप है, इससे भी हमको सॉल्ट मिल सकता है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन आती है, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अभी आपने देखा था एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बेस, ये हमारे पास क्या था, एसिड, इट विल गिव सॉल्ट प्लस इट विल गिव वाटर। तो ये तरीका अभी हमने देखा था, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। अब ये हमारे पास जो बेस यहां पर था, दिस इज बेसिकली, एक हमारे पास होता है जिसमें बेस हमारा क्या हो, पानी में सॉल्युबल हो। ये एसिड था, वाटर सॉल्युबल बेस था, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बेस है इनसॉल्युबल इन वाटर हो, समझ रहे हैं आप, इनसॉल्युबल इन वाटर हो। तो ये कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O। आप दोनों ही केसेस में देखेंगे कटायंस अनायंस एक्सचेंज हो रहे हैं। ये देखो, ये कटायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट, कटायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट। कटायंस अनायंस का एक्सचेंज कीजिए, NaCl H2O। यहां पर ये देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा कटायन, ये हमारे पास हो जाएगा अनायन, ये हो जाएगा कटायन और ये हो जाएगा अनायन। ये कटायन अनायन के साथ, ये कटायन अनायन के साथ, CuCl2 H2O। तो कटायंस अनायंस के एक्सचेंज के बाद एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इससे भी सॉल्ट का निर्माण हो जाता है। इस केस में वाटर सॉल्युबल बेस था, इस केस में इनसॉल्युबल था। याद रखिएगा, वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं, सॉल्युबल किसमें है, इन वाटर है। तो वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्कली। क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग एल्कली बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो मेटल का ऑक्साइड जो है वो यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटल के जो ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है जी, मेटल के ऑक्साइड बेस की तरह भी बिहेव करते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, मेटल ऑक्साइड्स स्लैश हाइड्रोक्साइड्स। तो मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स जो हमारे पास होते हैं वो या तो आपके पास प्योरली बेसिक होंगे या वो एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोगले, यानी वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी कर सकते हैं, इनका कोई फिक्स नेचर नहीं है। एम्फोटेरिक में एम्फ वर्ड का मतलब है बोथ, यानी कि अगर इनको भारी एसिड मिल गया तो बोलेंगे हम बेस है, भारी बेस मिल गया तो बोलेंगे हम एसिड है। एम्फोटेरिक में आपको कौन से याद रखना है, किसके मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा। इनके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स जो होंगे वो हमारे पास एम्फोटेरिक होंगे। बाकी जो भी आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए कॉपर का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड मिल गया, सोडियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मिल गया, पोटेशियम का मिल गया, मैग्नीशियम का मिल गया एटसेट्रा, इन सबके मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होंगे। मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड याद रखना, इनके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, यानी फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, ऐसे इनके कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेसिक होंगे और इनके जो होंगे वो हमारे पास एम्फोटेरिक होंगे। क्लियर है जी, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, यानी कि एक गैस का निर्माण हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट के तीन टाइप है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण हो रहा है, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एक गैस का निर्माण हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब ये जो तीसरा टाइप है इससे भी सॉल्ट बन सकता है। देखो कैसे, ये रहा, ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, वही है। कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायंस अनायंस का अगर हमने एक्सचेंज करा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा
साथ में बनेगा H2CO3 जो टूट जाता है H2O और CO2 में। तो कटायंस एनायंस के एक्सचेंज के बाद Na2CO3 प्लस HCl में कटायंस एनायंस के एक्सचेंज के बाद सॉल्ट प्लस H2CO3 बनेगा। H2CO3 टूटता है H2 और CO2 में। उसी के साथ साथ हमारे पास ये भी है, देखिए फॉर एग्जांपल कटायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट, कटायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट, ये हमारे पास हो जाएगा जिंक का क्लोराइड और साथ ही साथ ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोनों की दोनों रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। तो इस तरीके से 5 मेथड आपको याद होने चाहिए। डन, पूरा चैप्टर यहां पर हो गया मेरे दोस्तों ओवर। अब फटाफट से कुछ पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, जल्दी से पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, आईसीएससी के पीवाईक्यूज लगाएंगे जल्दी से। इफ द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज 2 देन द सोल्यूशन इज अगर पीएच 2 है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, बिल्कुल उस तरफ जा रहा है रेड वाली जोन में, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हाइयर द पीएच वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन, जितनी ज्यादा होगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उतना ही ज्यादा सोल्यूशन क्या होगा, एल्कलाइन होगा। जितना पीएच की वैल्यू कम होगी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइसेस। द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका एक और नाम होता है, इसका एसिटिक एसिड भी बोलते हैं या फिर हम इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना इथेनोइक एसिड है ना। और इसकी डाइल्यूटेड फॉर्म जो होती है, डाइल्यूटेड फॉर्म इज विनेगर। ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। एसिटिक एसिड इज CH3COOH, इसका एक और नाम है इथेनोइक एसिड, इनकी डाइल्यूटेड फॉर्म को विनेगर कहते हैं। अब इसकी मैंने आपको क्या बताई थी, बताइए, इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 1 थी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, इसकी हमारे पास एसिडिटी कितनी थी, 3 थी। इसका एक मॉलिक्यूल 3 OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसीलिए इस हमारे पास जो बेस है उसकी जो एसिडिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला, इस सवाल को देखो, गिवन बिलो इज अ डायग्राम शोइंग द प्लेसमेंट ऑफ 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द टाइप ऑफ ऑक्साइड रिप्रेजेंटेड इन द रीजन X इन द डायग्राम, रीजन X। अब देखो, कुछ तो यहां पर बेसिक है, कुछ यहां पर एसिडिक है और बीच में कॉमन आ रहा है। ये बेसिक, ये एसिडिक, और दोनों का नेचर कौन शो करते हैं, डुअल बिहेवियर, एम्फोटेरिक। याद आ रहा है, एम्फोटेरिक याद आ रहा है, एम्फोटेरिक यानी दोगले। एसिड मिल गया भारी तो कहेंगे भैया हम बेस है, भारी बेस मिल गया तो बोलेंगे एसिड है। जिंक मैंने बोला था, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। आइडेंटिफाई द ऑक्साइड विच हैज बीन इनकरेक्टली प्लेस्ड, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली प्लेस्ड है, ये देखो, कॉपर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक नहीं होगा। नेम द ऑक्साइड फ्रॉम द अबव डायग्राम विच विल फॉर्म एल्कली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसमें से कौन सा एल्कली बनाएगा, देखो इसका आंसर है Na2O। Na2O क्यों, Na2O क्या करता है, NaOH बनाता है, याद है। Na2O जैसे ही हमारा पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaOH बनाता है। एंड NaOH हमारे पास क्या है, NaOH हमारे पास है एल्कली, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है NaOH, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का भी रिवीजन करवा देता हूं आपको, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में याद रख लीजिए। अगर मान लीजिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में पूछा तो क्या सारे एसिडिक होंगे, नहीं, एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एसिडिक होंगे और कौन से होंगे, न्यूट्रल। एसिडिक और न्यूट्रल। एसिडिक कौन से हो सकते हैं, CO2 एसिडिक है, SO2 एसिडिक है, SO3 एसिडिक है, ठीक है, NO2 एसिडिक है। ये सारे एसिडिक नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। न्यूट्रल के एग्जाम्पल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास है, H2O हमारे पास है, N2O हमारे पास है, नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। NO, N2O, H2O न्यूट्रल है। CO2, SO2, SO3, NO2, ये सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, है ना, और इनका नेचर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स याद रहेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक और न्यूट्रल होंगे। कैसे होंगे, एसिडिक और न्यूट्रल होंगे। कैसे होंगे, एसिडिक और न्यूट्रल होंगे। H2O, CO, N2O न्यूट्रल, CO2, SO2, SO3, NO2 एसिडिक। डन। अब यह सवाल दे रहा हूं,
कमेंट सेक्शन में इनका आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना। डन है मेरे दोस्तों। तो यहां पर होता है हमारा सेशन यहां पर पूरी तरीके से खत्म। कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, और अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जैसा आपके सुनील भैया हमेशा आपको बोलते हैं कि हैशटैग SB साथ है, तो आपके प्यारे प्यारे सुनील भैया हमेशा आपके साथ हैं और आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म PW भी साथ है। तो जब SB साथ है और PW साथ है तो दिक्कत की क्या बात है दोस्तों। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।